जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुक्का लहरा कर ये जुमला कहा था कि कराची में आवाम ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। कराची में उस दिन 48 लाशें गिरी थी। दूसरी तरफ MQM और MQM एक बहुत बड़ी ताकत थी उस वक्त। अल्ताफ हुसैन के नाम का तूती बोलता था। देखें, असलहे का इस्तेमाल गलत था, MQM ने किया, गलत किया, MQM के खिलाफ हुआ, गलत हुआ, लेकिन कोई तो शय थी ना। नाज़रीन, की आवाज़ें आप सुन सकते हैं, ये फायरिंग की आवाज़ें हैं जो कि कराची के इलाके गुरुबंदर में अब खबरें आना शुरू हुई कि मलीर हॉल्ट पे फायरिंग, बलोच कॉलोनी ब्रिज पे फायरिंग और इस तरह से जिना हॉस्पिटल के करीब फायरिंग का एक ऐसा सिलसिला था कि बस पता नहीं चल रहा था कि कौन किस तरफ से फायर कर रहा है, कौन सी गोली कौन चला रहा है, लेकिन एक ऐसी आवाज़ थी कि जो ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज़ें थी। एक शख्स ने मशीन गन थामी हुई थी और दूसरे शख्स ने उसका पट्टा थामा हुआ था। ऐसे में 12 मई वो डेंट था जिसने MQM को शदीद नुकसान पहुंचाया और उसके बाद MQM कभी उस मसले से उभर नहीं सकी। उस दिन इस शहर में रियासत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, रियासत के अंदर रियासत ज़रूर उस दिन मैंने देखी है। मेरे और आप जैसे आदमी, मैंने आपसे कहा ना, ऐसे हाथ रख दे हम चौड़े हो जाते हैं। वहाँ तो फिर हाथ हुकूमत का था, वजीर दाखिला का था, हाथ CM का था, आज तक जिनसे किसी ने सवाल नहीं किया। 12 मई को माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कराची आ रहे हैं और वकला ने कराची बार और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके इस्तकबाल का ऐलान किया। तो वहीं मुख्तलिफ जो सियासी जमातें थी उस वक्त अपोजिशन की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी, जमात इस्लामी थी, पश्तो कामिली अवामी पार्टी थी, अवामी नेशनल पार्टी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और दीगर भी कई जमातें थी। तो इन्होंने भी ऐलान किया कि हम भी चीफ जस्टिस का एयरपोर्ट जाकर इस्तकबाल करेंगे और फिर जुलूस की शक्ल में उनको आना था, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करना था। जब ये इत्तला आई थी कि जनाब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो हैं वो कराची आएंगे और सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करेंगे, तो उसके साथ ही जो है वो एक और इत्तला आ गई थी, एक और ख़बर आ गई थी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, जो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की एक अलाई थी, उसने एक जलसे का ऐलान कर दिया तिब्बत सेंटर के मुकाम पर, मदीना रोड पर। तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि 12 मई को कुछ बड़ा हो सकता है। तो अब शहर में 2 इवेंट एक साथ आ गए और दोनों बहुत बड़े थे। यानी एक तरफ सारी अपोजिशन जो पार्टीज थी उन्होंने ऐलान कर दिया था, दूसरी तरफ MQM और MQM एक बहुत बड़ी ताकत थी उस वक्त। अल्ताफ हुसैन के नाम का तूती बोलता था। तो ये तय था कि कुछ रूनुमा होने वाला है, क्योंकि 11 और 10 मई को ही हम देख सकते थे कि शहर में तनाव था और रात को 11 मई और 12 मई की रात को कंटेनर लगा के बहुत से रास्ते बंद कर दिए गए थे। MQM की जानिब से 12 मई को ही अपने जलसे का ऐलान करना ये इशारा था कि ताकत का मुजाहिरा होगा। ऐसा नहीं था कि MQM कोई कत्ल गारतगरी या कश्त खून का कोई प्लान करके बैठे हुई थी। देखिए, अगर ऐसा होता ना, तो अगर चीज़ें प्लान होती हैं तो फिर चीज़ें प्लान्ड होती हैं। उस दिन 58 लोग मारे गए। उस शाम को जो लिस्ट आती है, कोई ये भी तो सवाल करे कि MQM ने 42 अफराद की लिस्ट दी थी कि ये हमारे कारकुनान मारे गए। मुझे आप ये बताइए कि क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक 12 मई में अपने मरने वाले, शहीद होने वाले कारकुनान की कोई फहरिस्त दी? अगर प्लान्ड होता तो MQM का ही कारकुन क्यों मरता? MQM वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो आज भी सानहा 12 मई के लिए हर साल 12 मई पे फातिहा करती है। बाकी पूरा पाकिस्तान सिर्फ आर्टिकल लिखता है। बारह मई से एक रात पहले, नहीं 11 मई और 12 मई की जो दरमियानी शब थी, उसमें कुछ सरगर्मियाँ अलग तरह की शुरू हुई कि कुछ कंटेनर्स लग रहे हैं। ये भी ठीक है, चलो भाई पुलिस इस तरह का एहतमाम करती है, लेकिन उसमें ये नज़र आया कि पुलिस से कहीं ज़्यादा जो आम लोग हैं, लड़के हैं, वो उसमें इन्वॉल्व थे और इनमें से बेशतर लड़के वो थे जो MQM के सेक्टर या यूनिट के लिए काम करते थे। MQM एक बहुत बड़ी ताकत थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। सच्चाई से इसके ऊपर निगाह डाली जाए तो MQM ने 12 मई की एक रैली परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत के अंदर और एंटी इफ्तिखार चौधरी अनाउंस की हुई थी। अच्छा, उस रैली के काउंटर के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब ने कराची के अंदर अपनी आमद और कराची के अंदर भी रैली को अनाउंस किया। MQM उससे पहले अनाउंस कर चुकी थी 12 मई की एक रैली। अच्छा, वही 12 मई की डेट इफ्तिखार चौधरी ने भी रखी और वो यहाँ पे उतरते हैं, एयरपोर्ट उतरते हैं और एयरपोर्ट उतरने के बाद जब वो बाहर आते हैं
और फिर शहर की सड़कों पे जो होता है वो एक अलग ही तमाशा था। तो हो ये रहा था कि यानी ज़रा सा निकलते तो जगह जगह पे शारे फैसल पे एमजीएम के कारकुन खड़े थे। वो हमसे हमारी शनाख्त मांगते, हमसे पूछते कि आप कौन हैं। तो फिर हम उनको बताते कि यार हम तो इस तरह से सहाफ़ी हैं और इसकी कवरेज के लिए जा रहे हैं। जब वो सुनते सहाफ़ी हैं तो कहते हैं भाई रास्ता दो इनका रास्ता क्लियर करो। अब ख़बरें आना शुरू हुई कि मलीर हॉल्ट पे फायरिंग, बलूच कॉलोनी ब्रिज पे फायरिंग और इस तरह से जिना हॉस्पिटल के करीब फायरिंग, ये फायरिंग की इत्तलात आ रही हैं। तो अब कहानी मुकम्मल तौर पर जो है ना वाज़ेह हो चुकी थी। यानी इफ्तिखार चौधरी को ना एयरपोर्ट से निकलने देना था, ना उनके जुलूस को शार फैसल पे आने देना था और ना ही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को किसी तरह सिंध हाई कोर्ट पहुंचने देना था। यानी शहर को मुकम्मल तौर पे पैक कर दिया था, लॉक कर दिया था। यानी शहर उस दिन जो था वो एमकेएम के पास था। और फायरिंग का एक ऐसा सिलसिला था कि बस पता नहीं चल रहा था कि कौन किस तरफ से फायर कर रहा है और कौन सी गोली कौन चला रहा है, लेकिन एक ऐसी आवाज़ थी कि जो ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज़ें थी। एक शख्स ने मशीन गन थामी हुई थी और दूसरे शख्स ने उसका पट्टा थामा हुआ था। इसी के साथ जो है वो दीगर जो वहाँ पे नौजवान थे उनके हाथों में भी छोटा बड़ा असला जो है वो मौजूद था। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा तो एक नौजवान मेरे करीब आया, आ गया फ़हीम साहब जाएँ आप अपने बंदों को फ़ोन कर दें, वो गाड़ी के नीचे लेटे हैं, आप उनको निकाल। अच्छी खासी दूर थी वो मिनी बस, तो उसमें से फिर नौजवान लोग जो हैं वो उतर के आने लगे। इसमें कुछ वकील भी थे जिन्होंने काले कोट पहने हुए थे। और जिस मुकाम पर मैं उतरा था इस मुकाम पर ही एक पहले से कार खड़ी हुई थी। तो 4 वकील जो हैं वो आकर उस गाड़ी में बैठने लगे, उस कार में बैठने लगे। और जैसे ही वो बैठे हैं वहाँ मौजूद नौजवानों में से एक लड़का जो है उसने अचानक आवाज़ लगाई, रोको रोको इस गाड़ी को रोको, इसमें असला है, पहले इसकी तलाशी होगी। उस गाड़ी को रोका गया, अभी वो स्टार्ट भी नहीं हुई थी शायद। उसमें से उन 4 को उतारा गया। और उस दिन की एक तस्वीर जो है वो बहुत मशहूर हुई थी, जो उस वक्त मेरे साथ एक रॉयटर के फोटोग्राफर थे ज़िया मज़हर, उन्होंने बनाई थी। मेरे साथ ही वहाँ तक गए थे। उनमें से एक नौजवान आगे बढ़ा और उसके दोनों हाथों में पिस्टल थे। उसने दोनों हाथों से फायर करके उन 4 को वहीं जो है वो मार दिया। तो वो जो तस्वीर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो तस्वीर जो है वो अगले दिन के अखबारात में शाया भी हुई थी कि एक कार है जिसके चारों दरवाजे खुले हुए हैं और उस कार के इर्द गिर्द जो है 4 लाशें पड़ी हैं। ये सब कुछ जो है वो वहाँ हुआ। एमक्यूएम का उस वक्त का जो एनालिसिस था वो ये था, एमक्यूएम से हम जब बात कर रहे थे और एमक्यूएम जो हमें बता रही थी वो ये था कि भाई इफ्तिखार चौधरी आ रहे हैं और वो सेम डेट पे गलत आ रहे हैं और ये जो आ रहे हैं बुनियादी तौर पे एक शहर पे कब्जे की जंग है और कहीं से इस शहर के ऊपर कब्जे की जंग की जा रही है। हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे, अपनी रैली निकाल के, वो अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे रैली निकाल के। अच्छा, एमक्यूएम के जो दफातर थे वो पूरे शहर के अंदर थे। उनकी रैली तो एक ही जगह आ रही थी ना कि वो एयरपोर्ट आ रहे थे और एयरपोर्ट से उनको निकलना था और फिर उनको शहर के अंदर आना था और सिटी कोर्ट जाना था, हाई कोर्ट जाना था। ये उनका रूट था। लेकिन एमक्यूएम का रूट जो था वो कायदाबाद से भी एमक्यूएम के कारकुन निकल रहे थे, जिनका क्लैश एयरपोर्ट के ऊपर आके होता है और वो बड़ा मशहूर फलकनाज वाला जो वाकया है वो वहां पर होता है। उससे आगे भी एमक्यूएम के कारकुन लाइंस एरिया से भी आ रहे थे, सरजानी से भी आ रहे थे। एमक्यूएम का कारकुन जो था वो रैलियों की सूरत में निकल चुका था। यही वजह है कि एमक्यूएम का कारकुन पूरे शहर में आपको नजर आ रहा था और जो वुकला थे, क्योंकि उनकी तादाद एक पॉलिटिकल पार्टी के मुकाबले में तो नहीं हो सकती, उनकी तादाद बहुत कलील थी, वो एयरपोर्ट के ऊपर नजर आ रहे थे और मीडिया जो था वो एयरपोर्ट के ऊपर नजर आ रहा था और वो इफ्तिखार चौधरी को फोकस कर रहा था। लेकिन पुलिस न किसी फायरिंग करने वाले को मना कर रही थी, न किसी को गिरफ्तार कर रही थी, न किसी तशद्दुद को रोकने में उसका कोई किरदार था। यानी उस सारे मामले में पुलिस एक लाताल्लुक सी फोर्स बनकर खड़ी थी। देखिए, पुलिस की पोजीशन तो वाकई बहुत वीक थी, रेंजर्स वीक नहीं थी। रेंजर्स उस दिन भी बहुत ताकतवर थी, लेकिन रेंजर्स हमारा जो होता है ना वो फौजी दिमाग है, वो फौजी आदमी होता है, वो ऑर्डर का मोहताज होता है। अगर उस दिन रेंजर्स के सिपाही को ऑर्डर मिलता, उस दिन उसके डीजी से ऑर्डर मिलता और उस डीजी को वजीर दाखिला से ऑर्डर मिलता कि दोनों तरफ की रैली रोक दो, मैं देखता हूँ वो रेंजर्स के होते हुए दोनों तरफ से कौन रैली निकाल लेता। मैं फिर कह रहा हूँ, देखें, अगर रेंजर्स उस वक्त रोड पे निकलती, दोनों तरफ की रैली रोकती, दोनों तरफ से नुकसान होता और वो रेंजर्स के हाथों होता, तो आज मैं और आप बैठ के रेंजर्स के कसूरवार भी ठहरा रहे होते। आज टीवी एक ऐसी लोकेशन पे था जहां से रैलियां गुजर रही थी, जो प्राइम लोकेशन थी और उनके पास वो मनाजिर थे जो औरों के पास शायद ना हो, उनको दूसरे तरीके से वो हासिल करने हो। तो इससे आज को फायदा जरूर हुआ कि उन्हें अच्छे जाविये मिले, मगर इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। यहाँ से वो फायरिंग कर रहे और उस तलत हुसैन साहब ने उस पर प्रोग्राम किया और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन जो दूसरी तरफ से
जो लसबेला चौक है वहाँ से जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो ANP के लोग थे बेशतर, उनकी तो वीडियो ही नहीं थी। वो एक तरफा वीडियो तो बन गई, यानी ये खड़े हुए थे आज TV के दफ्तर के नीचे, वहाँ ऊपर से कैमरामैन ने वीडियो बना ली तो इनकी वीडियो बन गई, लेकिन वो जो सामने से ANP के कारकुन फायरिंग कर रहे थे लसबेला चौक से या उससे थोड़ा आगे, उसकी वीडियो बनी नहीं। और उस वक्त मोबाइल्स का भी ये वीडियो का तो ऐसा कोई रिवाज नहीं था। तो MQM की बैड लग ये रही कि इन्होंने इतना खुला असला इस्तेमाल किया कि कैमरों की जद में यही लोग आए कि देखें असलहे का इस्तेमाल गलत था, MQM ने किया, गलत किया, MQM के खिलाफ हुआ, गलत हुआ, लेकिन कोई तो शय थी ना। सवाल तो ये कि वो 42 अफराद जो मारे गए जिसकी फहरिस्त MQM ने दी थी, वो किसने मारे? वो यकीनन उन लोगों ने मारे जो प्रो इफ्तिखार चौधरी रैली लेके निकल रहे थे। ऐसा है या नहीं है? लेकिन उसके ऊपर कोई शो नहीं करता कि एक और भी कोई लैंड क्रूजर नजर आती है जिसके अंदर से असलहा निकल रहा होता है। एक खातून जो बाद में सेनेटर भी बनी और आज भी बहुत अहम तर्जुमान हैं मौजूदा गवर्नमेंट की भी, उनकी वो गाड़ी होती है, वो अपने शीशे के अंदर भी होती हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत होती है, वो भी अपनी गाड़ियों के अंदर होती है। वो मशहूर व मारूफ कि बंद कर देंगे कराची, और वो उसके बाद पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर वो साहब पहुँचते हैं। कोई उनसे तो पूछे। अब वो फुटेज बन गई। फुटेज बनने के बाद ये हुआ कि तलत हुसैन उस वक्त डायरेक्टर थे आज न्यूज़ के, उन्होंने ये फैसला किया कि ये फुटेज चलेगी। अच्छा, ये मुश्किल फैसला था, ये आसान नहीं था, उन्होंने इसका स्टेप उठाया। उन्होंने जब ये फुटेज चलाई और इसके ऊपर बात होना शुरू हुई, और उस वक्त यानी वो फुटेज देखते ही देखते लोग आज TV स्विच करने लग गए। जब ये कवरेज लाइव गई तो जो भी शरपसंद उन सड़कों पे मुतहरिक थे उन्हें ये पता चला कि हमें लाइव कवर किया जा रहा है और हमें किन कैमरा एंगल से कवर किया जा रहा है। तो वो आज के कैमरा से, तो उन्होंने उस पर पथराव भी किया, उस जाने फायरिंग भी की होगी, कुछ गाड़ियां भी जलाई गई। तो आज एक ऐसी लोकेशन पे था जहां से वो बहुत सी चीजों को लाइव नशर कर सकता था। अब आपका सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक ही ग्रोह था? एक ग्रोह तो नहीं था, ग्रोह और भी थे, और लोगों के पास भी असला था, और लोगों की जानिब से भी और जमातों की जानिब से भी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात हुई कि एक लंदन से मैसेज आता है कि आप लोग अपनी रैलियां बैक ऑफ करें और वापस आएं, लेकिन वापसी आने में क्लैश हो गया। वो रैली वापस ही तो आ रही थी जो गुरु मंदिर में तलत हुसैन साहब ने वीडियो शूट किया, वो हाई रूफ ही तो थी MQM का झंडा लगा के। मुझे बताइए, कोई लेट के फायरिंग कर रहा होगा झंडा लगा के? तो कुछ पागल ही होगा ना। आज मतलब दुनिया डकैत भी जाती है तो मास्क चढ़ा के जाती है, चेहरा छुपा के जाती है। वो वापस आ रहे थे, वो 90 जा रहे थे, तलत भाई के कैमरे का शिकार हो गए। और उस दिन एक जलसा इस्लामाबाद में भी हुआ था, और उस जलसे से खिताब करते हुए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुक्का लहरा कर ये जुमला कहा था कि कराची में आवाम ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। कराची में उस दिन 48 लाशें गिरी थी। मुझे नहीं समझ में आता कि आवाम की ताकत का कौन सा मुजाहरा था। सिर्फ एंटी मुशर्रफ नैरेटिव बना कि मुशर्रफ था जो रात को आया और उसने आके ताकत का मुजाहरा किया, बोला देखा तुमने रियासत की ताकत। तो मुशर्रफ को ब्रीफ करने वाला तो वजीर दाखिला था ना, जो रियासत की ताकत ब्रीफ कर रहा था। मुशर्रफ वर्दी उतार चुके थे, वो सब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान नहीं थे। परवेज मुशर्रफ सफेद कॉटन के कमीज शलवार में आए थे। अगर किसी को वो फुटेज याद हो, आज भी बहुत ज्यादा वीडियो नहीं थी लेकिन तस्वीरें तो हम सब ने देखी हैं, वो वर्दी उतार चुके थे। 12 मई के केसेस को जिस तरह से सीरियसली लिया जाना चाहिए था इफ्तिखार चौधरी की जानिब से ख़ास तौर पे, वो नहीं लिया गया। अगर इफ्तिखार चौधरी की बात करें तो बिल्कुल उन्होंने इस मामले में मायूस किया। वो तो ये मामला ऐसे भूल गए कि जैसे सिरे से कुछ हुआ ही नहीं था, हालांकि ये वो वाक़या था कि पूरे मुल्क में कहीं नहीं हुआ था। 12 मई की रात ही ये तय हो गया था कि इस वाक़ये से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है MQM को, क्योंकि MQM उसमें ऐसी फरीक के तौर पे उभरी जो ये सब नहीं करना चाहती थी। MQM का इमेज उस वक्त बहुत अच्छा था, वो MQM के लिए सुनहरा दौर था, एक ऐसा दौर जब MQM फ्लोरिश कर रही थी, MQM तरक्की कर रही थी, कराची तरक्की कर रहा था, और MQM का जो एक सॉफ्ट इमेज था राब्ता कमेटी के लोगों का कि पढ़े लिखे लोग हैं, संजीदा लोग हैं, वो उभर रहा था। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची का नक्शा बदल दिया था। तो MQM उस वक्त अपने उरूज पे थी और ऐसा लगता था कि वो दीगर शहरों तक भी रसाई हासिल करेगी। ऐसे में 12 मई वो डेंट था जिसने MQM को शदीद नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद MQM कभी उस मसले से उभर नहीं सकी। MQM आज तक उसका नुकसान उठा रही है। MQM का इंतहाई बुरा फैसला था ये 12 मई के ऊपर। क्योंकि अच्छा, MQM जो है ना, देखें याद रखिए, MQM कोई बहुत ब्यूरोक्रेट्स की जमात नहीं है, किसी इस्टेब्लिशमेंट के बच्चों की जमात नहीं थी, वो मिडिल क्लास लोगों की जमात थी। एक मिडिल क्लास के ऊपर मेरे और आप जैसे आदमी, मैंने आपसे कहा ना SHO हाथ रख दे हम चौड़े हो जाते हैं, वहाँ तो फिर हाथ हुकूमत का था, वजीर दाखिला का था, हाथ CM का था, आज तक जिनसे किसी ने सवाल नहीं किया। आप मुझे बताइए। मौत को, वहशत को मैंने इस शहर की सड़कों पर नाचते देखा है उस दिन।
और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उस दिन इस शहर में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उस दिन इस शहर में रियासत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, रियासत के अंदर रियासत ज़रूर उस दिन मैंने देखी है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।